हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए इनसे जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख तथ्य है उनको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका शॉर्ट नेम यदि देखें तो शॉर्ट नेम होगा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दोस्तों, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय है, या कह सकते हैं गैर संवैधानिक संगठन है, या दूसरा इसका नाम कह सकते हैं यह एक गैर संवैधानिक संगठन है। यह संवैधानिक संगठन नहीं है, यह संवैधानिक संगठन नहीं है। गैर संवैधानिक कहने का तात्पर्य है, या संविधिक निकाय कहने का तात्पर्य है कि इनका जो गठन किया गया है, इनका जो प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, वो संसद की विधि के द्वारा किया गया है। संसद की विधि के द्वारा किया गया है। संसद के विधि के द्वारा इनका गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन वर्ष 1993 में भारतीय संसद के द्वारा किया गया है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। अब अध्यक्ष और 5 सदस्य, अध्यक्ष कौन होंगे और 5 सदस्य कौन होंगे, इनको एक एक करके देखते हैं। तो अध्यक्ष की जब बात आती है तो अध्यक्ष वही व्यक्ति होंगे जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वह न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो, यानी सेवानिवृत्त हो, वह होंगे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इनके अध्यक्ष होंगे, या एक अन्य न्यायाधीश, या एक अन्य न्यायाधीश। दोस्तों, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं।
और यदि आप इनको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे अध्यक्ष या एक अन्य न्यायाधीश होंगे। जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो भी सेवानिवृत्त ही होंगे। दूसरा, अब सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य में हम देखेंगे कि सदस्य जो होते हैं तो पहला सदस्य जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या तो कार्यरत होंगे या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे वो एक सदस्य होंगे। दूसरा सदस्य हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे वह चीफ जस्टिस होगा। यानी चीफ जस्टिस का मतलब हुआ कि इसको ऐसे समझिए कि ये मुख्य न्यायाधीश होंगे। कहने का तात्पर्य है कि दूसरा जो सदस्य होंगे हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश होंगे, यदि सेवानिवृत्त होंगे तो वह मुख्य न्यायाधीश होंगे इनके सदस्य। तीसरा सदस्य, जब दो सदस्य हो गए तो इसके अलावा बच जाता है तीन सदस्य। तीन जो सदस्य होते हैं वो तीन सदस्य जो होंगे वो मानवाधिकार से संबंधित विशेष जानकारी रखने वाले लोग होंगे। मानवाधिकार से संबंधित विशेष जानकारी रखने वाले लोग होंगे या मानवाधिकार के संदर्भ में उसके पास विशेष ज्ञान होगा। वो तीन लोग होंगे जिनको इनका सदस्य बनाए जाएंगे। तो टोटल सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 1, 2 और 3, 5 और एक अध्यक्ष। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये 5 सदस्य अध्यक्ष और 5 सदस्य के अतिरिक्त 7 सदस्य और होते हैं। अतिरिक्त 7 सदस्य होते हैं। अब ये अतिरिक्त 7 सदस्य कौन होंगे? तो इस अतिरिक्त 7 सदस्य में जो पहला होगा वो होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। दूसरा होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। तीसरा होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष।
चौथा होंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। पांचवा होंगे विकलांग वर्ग से संबंधित आयुक्त। और एक छठा होंगे बाल अधिकार सुरक्षा से संबंधित आयुक्त। और एक महत्वपूर्ण जो सदस्य होंगे वो सातवां होंगे, वो होंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो अन्य सात में एक महिला सदस्य का होना, कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो यदि नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करते हैं, तो चलिए इनके संदर्भ में देखते हैं कि राष्ट्रपति कैसे करते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक समिति बनाई जाती है। एक समिति बनाई जाती है जिस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त 5 सदस्य, और 5 सदस्य कौन होते हैं उनको देखते हैं। पहला सदस्य होगा लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरा होंगे राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति, यानी सभापति की बात नहीं की जा रही। सभापति का मतलब हो जाएगा राज्यसभा के सभापति का अर्थ होता है कि उपराष्ट्रपति। इसलिए सभापति की बात नहीं की जा रही, उपसभापति। तीसरा होंगे दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। इसमें 2 लोग आ जाएंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता। और 5वां जो होंगे वो होंगे भारत के गृह मंत्री। इस प्रकार 6 सदस्य समिति होती है। और ये 6 सदस्य समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अब है कि जब अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है तो वो कौन सी परिस्थिति होता है जब इनको पद से हटाया जाता है। तो पद से हटाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनको एक एक करके देखते हैं।
यदि इनके आयोग के, यदि इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, पहला कंडीशन है कि यदि वह दिवालिया हो जाए। दूसरा कंडीशन है यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो। शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो। तब तीसरा कंडीशन है कि वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करे। कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के, कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे, यानी कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई लाभ का काम करे। तो चौथा है यदि वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो या मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो और इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई हो और उच्चतम न्यायालय ने सही पाया हो, तो उस स्थिति में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य इनसे जो संबंधित अन्य तथ्य उनको देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मुद्दे की जांच कर सकता है। तो यदि मुद्दे की बात की जाए तो यह केवल उसी मुद्दे की जांच करता है जो 1 वर्ष के अंदर, यानी 1 वर्ष के अंदर घटित हुआ हो। यानी वह ऐसा मामला जो 1 वर्ष के अंदर घटित हुआ हो, उसी मामले की जांच ये कर सकता है। 1 वर्ष से यदि कोई मामला पुराना है, ज्यादा पुराना है, तो उनकी जांच ये नहीं कर सकता। इनका जो चरित्र होता है, वो न्यायिक होता है और इनकी जो शक्तियां होती है बिल्कुल सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होती है। इनकी जो शक्तियां होती है सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होती है। इनके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र होता है, ये निष्पक्षता से जांच करता है, यानी सरकार का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मुद्दे की जांच करता है। तो हमने पहले ही देखा है कि मानवाधिकार से जो संबंधित मुद्दा होगा उनकी जांच करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं जैसे विकलांग व्यक्ति से संबंधित मुद्दा, जेल के अंदर मानवाधिकार का मुद्दा, यानी जेल में जो कैदी रहते हैं उनके खान पान से संबंधित मुद्दा, उनके रहने की व्यवस्था जो किस प्रकार से है, उन पे वहां पर जो लोग लैट्रिन बाथरूम जो यूज करते हैं उनकी स्थिति क्या है, इससे संबंधित मुद्दा की ये जांच करते हैं, यानी उनकी जो वहां पर स्थिति है उनकी जांच करते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है उनकी भी ये जांच करता है। कार्य क्षेत्र में जो महिला का उत्पीड़न होता है उनकी जांच करता है। ट्रेन में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उनके साथ जो अत्याचार किए जाते हैं उनकी भी ये जांच करता है। इसके अलावा कोई
मजदूर लोग हैं उनके साथ जो शोषण होता है उनकी जांच करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल संरक्षण से जो संबंधित मुद्दा होता है उनकी भी जांच करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कि शोषण से जो संबंधित मुद्दा होता है उनकी भी जांच ये करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए। यानी ये अपने पद पर 3 वर्ष तक बना रहता है या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए तब तक ये पद पर बना रहता है। ये अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, केंद्र सरकार को देता है। और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो 3 महीने के अंदर इनकी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई किए, इनकी जो सिफारिश इन्होंने की थी उन पर उन्होंने क्या एक्शन लिया, इनकी जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दें। लेकिन इनकी शक्ति की एक सीमा है, और शक्ति की सीमा क्या है कि शक्ति की सीमा को यदि हम देखें तो शक्ति की सीमा के संदर्भ में हम देखते हैं कि इनकी जो सिफारिश होती है वो सरकार के लिए बाध्य नहीं होता है, सरकार के लिए बाध्य नहीं होता है। दूसरा, इनको कार्रवाई करने की कोई अधिकार नहीं है, इनको कार्रवाई करने की कोई अधिकार नहीं है। यही इनकी सीमाएं हैं। राज्य सरकार से जो संबंधित मुद्दा होंगे उनकी रिपोर्ट ये राज्य सरकार को देंगे, राज्य सरकार को देंगे। और केंद्र सरकार से जो संबंधित मुद्दा होंगे उनकी रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को देते हैं। राज्य सरकार इन रिपोर्ट को विधानमंडल में रखता है और केंद्र सरकार इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको एक एक करके देखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।